हाँ जी, क्या हाल है आप सबके। देखो, आज से हम शुरू करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो बता दो, इंडियन पॉलिटिक्स। लेकिन ना, इंडियन पॉलिटिक्स शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ, जो कि आपके सबके इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ना, कि भाई ये जो कोर्स है, ये जो क्लास है, ये आईएएस के लिए है कि नहीं है, पीसीएस के लिए है कि नहीं है, या अदर सबॉर्डिनेट जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर है कि नहीं है। आप एक बात मेरी ध्यान रख लो बस। अगर कोई पेपर ऐसा होता है जिसके अंदर पॉलिटी आती है, उसके लिए सफिशिएंट। ऐसा कोई भी फैक्ट, ऐसा कोई भी कोई भी सिचुएशनल फैक्ट है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जो इसके अंदर हो और आपको किसी बुक में ना मिले। ठीक है, बहुत ही एक्सेप्शनल शायद कुछ हो जाएगा, पर यूजुअली ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपको इसके अंदर ना मिले वो। तो ये लगभग हर कोर्स के लिए आपको सफिशिएंट है। प्री लेवल का जो लेवल होता है ना, प्री तक ये कंप्लीट है। प्री के अंदर आपको और भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसके, अगर आप ये देख लेते हो तो। ठीक है, तो ये है इसका एक ओवरव्यू दे दूं आपको, कि अगर आपके मन में कोई सवाल आता है कि यार इसके लिए सफिशिएंट है, उसके लिए सफिशिएंट है, तो ये सबके लिए सफिशिएंट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये भाई कि आईएएस के काम की है तो स्टेट पीसेस का कोई फैक्ट रह जाएगा। जो भी बुक्स में है, जो भी है, वो लगभग चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। नोट्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल पॉलिटी। देखो क्या है, पॉलिटी के अंदर ना एक जो सबसे बेसिक जो चीज घेर के रखती है, जो एरिया होता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सवाल आता है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर रूल कर रहे थे ना, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो रूल के टाइम पर जब उनका जाने का टाइम आया, तो जाने के टाइम पर उन्होंने कहा कि अब जब भागदौड़ सारी की सारी हिंदुस्तान के, इंडिया के हाथ में देनी है, तो क्यों ना एक कॉडिफाइड लॉ हो, तो उसके तहत हम दे दें। ठीक है, अब ये कॉडिफाइड लॉ होता है जो पूरे स्टेट को, पूरी कंट्री को गवर्न करता है, उसको हम कह देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो टॉपिक देखो मॉडर्न हिस्ट्री का है, पर मॉडर्न हिस्ट्री जब अपने पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 1940 से लेके, सॉरी, 1940 से लेके 1950 तक ऐसा क्या हुआ कि किस किस ने क्या कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें क्यों चाहिए, कौन लोग इसके पक्ष में थे, कौन विपक्ष में थे। वो जब एंडिंग आ जाती है ना हमारे ब्रिटिशर्स के जाने की, उस पर्टिकुलर टाइम पे काम की चीज होती है पढ़ने वाली, हम वहां डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी हमें याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई थी, फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट हुई थी, प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुई थी। देखो, कोई भी अगर सभा बन रही होती है ना, सॉरी, कोई भी अगर चीज बनानी होती है, सबसे पहले उसके लिए होती है एक सभा, असेंबली। ठीक है, कि भाई ये असेंबली में लोग आएंगे, लोग आके बैठेंगे, बैठने के बाद सारी बातचीत होगी, और बातचीत होने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में होगा क्या क्या, होगा क्या क्या नहीं होगा, कौन सी चीज जनता के फेवर में होगी, नहीं होगी, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, वो सारी बातें इस सभा में डिसाइड होती है। लेकिन सबसे पहले तो इसकी तो मांग करनी पड़ेगी ना अपने को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। वे इसकी मांग करेंगे, यहां पर आके लोग बैठेंगे, तभी तो वो जाके आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अपने हाथ में थोड़ी था कि अपने ब्रिटिशर्स के राज में अपनी मर्जी से जाके बना ले। तो मांग तो अपने को ब्रिटिशर्स से करनी पड़ेगी, भाई सर हमारी हेल्प करो, हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के दो, कि जिसमें हम सारे बैठे मिलजुल के डिसाइड करें और कॉन्स्टिट्यूशन को बना ले। तो वो जो मांग थी ना, वो वेरियस लोगों ने वेरियस टाइम्स पर करी, जिसके वेरियस क्वेश्चंस बन जाते हैं कि भाई पहली बार मांग किसने करी, दूसरी बार किसने करी, या फेमस पर्सनैलिटीज के नाम है कि भाई महात्मा गांधी जी ने कब करी, तो इनके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए भी अपनी डिमांड्स करी गई थी। उस डिमांड के बाद हमारा लड़ झगड़ के हमने कहा कि भाई नहीं, अब हम संविधान सभा बना दो यार। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की मांग को छेड़ा, और छेड़ने के बाद हमारे पास एक दिन एक ऑर्डर आता है कि भाई तुम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना लो। हमने उसमें बनाया, बैठे, बातचीत करी, और बातचीत करने के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूंट अपना बना लिया। अब देखते हैं कि सबसे पहले मांगे किसने शुरू करी। तो बेसिक अपना जो चैप्टर है वो इनसे स्टार्ट होता है, जिसमें अपने कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये है, कि भाई इसने मांग किसने करी, कैसे आया, इसके अंदर क्या हुआ, पहली बार किसने करी, दूसरी बार किसने करी। इसमें कुछ फेमस पर्सनैलिटीज के नाम है, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो आपको बता दूं कि ये कभी मत भूलना। 1934, एम एन रॉय। कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग सबसे पहले किसने करी, तो आंसर आएगा उसका एम एन रॉय, और कुछ। कभी कभी ऐसा होता है कि इनिशियली सबसे पहले कि भी बोला किसने कि भी मांग चाहिए, मुझे संविधान चाहिए, तो वो आया था बाल गंगाधर तिलक, पर फिर भी ज्यादातर पेपर्स में इसी आंसर को सही माना गया। ठीक है, तो वैसे अगर देखें तो देखते हैं कि अगर जनरली सबसे पहले मांग किसने करी, तो 1885 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले डिमांड की थी कि मुझे संवैधानिक सभा चाहिए, हमें संवैधानिक सभा चाहिए, इस संवैधानिक सभा को यहाँ लेके आओ ताकि इसमें लोग बैठ सके और बैठ के अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना सके। अब फेमस पर्सनैलिटीज में नाम देखें तो गांधी जी का नाम आया था, पूछा जाता है कि भाई गांधी जी ने कौन सी असेंबली की मांग कब करी।
तो आंसर है इसका 1922। भाई 1922 में गांधी जी कहते हैं हमें संवैधानिक सभा चाहिए और संवैधानिक सभा में हम बैठेंगे और बैठने के बाद हमारा संविधान हम लिखेंगे। एक नेहरू कमेटी आई थी, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली डिस्कस करेंगे वो नेहरू कमेटी क्या थी, क्यों आई थी, किसके विरोध में आई थी, उनके दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी थी, क्या अलग अलग था, वो सब डिस्कस करेंगे। तो 1928 में नेहरू कमेटी जी ने पहली बार बोला कि हमें संवैधानिक सभा चाहिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भाई सबसे पहले किसने मांग करी, तो सबसे पहले ऑफिशियल जो डिमांड आई वो आई एम एन रॉय जी की, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की 1934 में। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आता है। अब अगली जो डिमांड थी वो की गई 1935 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अब देख लो, अब दो तरह के क्वेश्चन और बनते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इसमें बनता है कि पार्टी के तौर पर अगर आपसे पूछा कि पार्टी के तौर पर डिमांड सबसे पहले किसने करी, तो उसके अंदर आएगा स्वराज पार्टी। ये बस ये फैक्ट है, ध्यान रख लेना, ये जरूरी फैक्ट है कि पार्टी के तौर पर सबसे पहले किसने डिमांड करी, स्वराज पार्टी। अब क्वेश्चन नंबर टू कैसे बनता है कि यहां पर आ जाएगा ऑफिशियली, कि ऑफिशियली पार्टी के तौर पर सबसे पहले डिमांड किसने करी, तो आंसर आएगा कांग्रेस। ये लिखा हुआ, जिसमें लिखा हुआ हमने कि भी 1935 में, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा आंसर कांग्रेस, सॉरी। तो ये होता है कि ऑफिशियली पार्टी के तौर पर सबसे पहले डिमांड किसने करी, कांग्रेस ने करी। अब क्या होता है कि जब हमारी मीटिंग्स वगैरह शुरू होने वाली होती है, सब कुछ होने वाला होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन राइज हो रहा था जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने वाली थी। वो क्वेश्चन ये था कि मैं बैठूंगा क्या उसमें जाके, या तुम बैठोगे, कौन बैठेगा, कौन बैठेगा उसमें जाके, कि भी किसके पास पावर होगी कि उसको बिठा के भेजा जाए। क्या हम उसको नॉमिनेट करेंगे या हम उसको इलेक्ट करेंगे, क्या होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, क्या प्रॉपर्टी के बेस पर देखा जाएगा, कि किस पर देखा जाएगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर आके कौन बैठ रहा है। तो ये तो वैलिड क्वेश्चन था। तो इस बात का जो आंसर दिया ना वो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि हम एक काम करते हैं। क्या करते हैं साहब, हम ये करते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो लोग चुने जाएंगे वो आएंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर, कि उसके अंदर होगा इलेक्शन, इलेक्शन। और इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार सबको है, क्योंकि यही तो बात बोली थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर कि यूएएफ के बेस पे हमारे इलेक्शन होंगे। अब इसके बेस पर आप जो जीतेगा वो आके हमारी संवैधानिक सभा में बैठ जाएगा। कितनी सीटें थी, कितनी क्या थी, वो हम बाद में देख लेते हैं। तो क्या हुआ कि यहां तक हमारा प्रोसीजर तय हो गया कि अब हमें संवैधानिक सभा चाहिए और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन होंगे वो हमारे इलेक्शन जो होंगे वो होंगे कैसे, यूएफ के बेस पर। और ये बात बोली किसने, ये बात बोली हमारे जवाहरलाल नेहरू के। कब बोली ये बात, 1938 में। तो ये एक बेसिक पॉइंट है, ये ओवरव्यू है कि यहां तक संवैधानिक सभा की बातचीत हो गई, डिस्कशन हो गया, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू सब कुछ डिस्कस हो गया। अब ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी ना हमारी डिमांड के, भैया तुम लोग हमारी डिमांड एक्सेप्ट करो संवैधानिक सभा बनाने की। वही तो बना के देंगे, उनके पास तो पावर है, सरकार वही तो चला रहे थे। तो अगर क्वेश्चन ये कभी आ जाता है कि पहली बार डिमांड कब एक्सेप्ट हुई, तो हुई 1940 के अंदर। लेकिन ना एक फैक्ट का इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब 1940 के अंदर एक ऑफर आता है हमारे पास, वो अगस्त में आया था, तो अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर। इस अगस्त ऑफर के अंदर ये बोलते हैं कि ठीक है, और बहुत सारी बातें होती हैं पर वो सब है जैसे कि मैंने आपको पहले का मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक से। इसके अंदर ये बोलते हैं कि ठीक है, कर लो तुम कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, कॉन्स्टिट्यूशन। पर इसके अंदर एक फ्लॉ छोड़ दिया इन्होंने, कहीं पर भी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम नहीं लिख के दिया। मतलब अगस्त ऑफर में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम ही नहीं था, बस यूं बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, नाम लेके बात नहीं करी थी भी संवैधानिक सभा तुम बना सकते हो, भी संविधान बना लो हाँ तुम। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड नहीं था अगस्त ऑफर के अंदर जो 1940 में आता है। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है कि भाई इसके अंदर ऐसा वर्ड कोई नहीं था कि जिसके अंदर तुम संविधान बना लो, सॉरी संवैधानिक सभा के बारे में कुछ नहीं था। बस इन्होंने ये बोला था ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हाँ तुम्हें संविधान चाहिए। अब जब नहीं था तो अपने को नाम वाला तो काम चाहिए ना, कि भाई कम से कम तुम यार एक सी ए तो नाम डाल के दो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। तो उसके बाद जो ऑफर आता है वो आता है 1942 के अंदर, ठीक है। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन जो था उसने बोला था कि सीए जो होगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो इलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, आपकी बात सही है, पर यूएफ के बेस पे नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। क्या होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे, कि आपकी जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स है, देखो आज के टाइम पे हमारे दो लेजिस्लेचर होती है, एक तो होती है सेंटर की और एक होती है स्टेट की। स्टेट को ही प्रोविंस कहते हैं। तो जो आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर उस टाइम पर थी 1948 के आसपास, सॉरी 1942 के आसपास, अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वहां थी कि उनके जो मेंबर होंगे, ठीक है, वो ही इलेक्ट के आएंगे। यानी कि इसके अंदर बोला गया था दिस हैड ए प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, कि जो भी हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है
उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो लोग ही इलेक्ट करके भेजेंगे उन लोगों को जो लोग जाके बैठेंगे कहां, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। यानी कौन लोग भेजेंगे कि जो लोग हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर बैठे हैं, वही लोग इलेक्ट करेंगे और वही लोग इलेक्ट करने के बाद भेजेंगे किसको, लोगों को, जो लोग जाके बैठेंगे कहां पर, संवैधानिक सभा के अंदर। तो ये सिंपल सी इलेक्शन के बारे में मैनर है कि आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन होगा कैसे, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। और ये बात कहां बोलेगी, ये बात बोलेगी 1942 के क्रिप्स मिशन में। अब इलेक्शन किसका, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। तो यानी कि वर्ड लेके, नाम लेके, वर्ड का नाम लेके पहली बार भी बात किसमें करी गई, हमारे क्रिप्स मिशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। इसके अंदर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाला बात यह है कि इसको लेके आए थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। इसको लेके आ गए कि सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ले आए थे क्रिप्स मिशन को 1942 के अंदर, और इसके अंदर सारी बातें उन्होंने बोल दी। लेकिन अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, जरूरी, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो बनी कब, है ना, वो बनी कब, कब वो बनी, कि भाई किस ऑर्डर के तहत बनी, किस अध्यादेश ऑर्डिनेंस के तहत बनी, किस रूल के तहत बनी। तो अब तक तो ये बताया था कि 1942 में जो हमारा अगस्त ऑफर था कि इसके अंदर तुम भाई अपना बना लो, संविधान को बना लो, लेकिन संवैधानिक शब्द इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्ड मेंशन नहीं किया। उसके बाद 1942 आया, क्रिप्स साहब आके बोलते हैं कि ठीक है तुम एक काम करो, संवैधानिक सभा बना लो, लेकिन इसका जो इलेक्शन होगा वो इंडायरेक्टली इलेक्शन होगा। इंडायरेक्टली इलेक्शन कैसे, कि आपके जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लोग हैं, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लोग ही आपके उन लोगों को इलेक्ट करेंगे जो संवैधानिक सभा में जाके बैठेंगे। तो ये सब बातें हुई थी। लेकिन अब आता है मामला दूसरा, अब बनती है हमारी संवैधानिक सभा। तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट जो हुई थी वो हुई थी, रिकमेंडेशन किसकी थी लगी थी उसमें, कैबिनेट मिशन की। यानी कि 1946 में एक और प्लान आता है हमारा, जिसे कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है। अब कैबिनेट मिशन प्लान जो आता है हमारा, इस कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर इन्होंने आके बोला कि ठीक है अब संवैधानिक सभा तुम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना लो, कंस्ट्रक्ट कर लो। यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंस्ट्रक्ट किस प्लान के बेस पर हुई थी, कैबिनेट मिशन के प्लान पर। कैबिनेट मिशन प्लान ने आके बोला कि ठीक है भाई तुम संविधान अब बना, संवैधानिक सभा बना सकते हो, उसमें तुम सब जाओ और जाने के बाद वहां पर अपना काम धंधा शुरू करो। अब कुछ वही रिकॉल कर लेते हैं अपने, कि अब हमारी संवैधानिक सभा बन गई है। ठीक है। सवाल आता है कब बनी थी, तो बनी थी 1946 में। कौन से प्लान की रिकमेंडेशन पर, तो आंसर आएगा कैबिनेट प्लान की रिकमेंडेशन, कैबिनेट मिशन बन गई। संवैधानिक सभा पहली बार नाम कब यूज किया था ब्रिटिशर्स ने, तो 1942 पर क्रिप्स मिशन में। पहली बार डिमांड कब एक्सेप्ट कर ली थी, तो इसका आएगा आंसर 1940, आंसर होगा अगस्त ऑफर। तो ये कुछ बेसिक्स है जो आपको पता ही होने चाहिए, वरना ये दिमाग से निकल गया तो रोला हो जाएगा बहुत ज्यादा बट। ठीक है। तो हमारे संविधान सभा बन गई। अब हमारे क्रिस मिशन साहब एक और बात करके इलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इलेक्शन कैसे होगा, ये बात कब बोलेगी, 1942 में बोलेगी सर। किसने बोली, क्रिस मिशन ने। क्या बोला कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। तो यानी कि अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसी है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड में भी चूज कौन करेगा, तो क्या साहब जो आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लोग हैं ना, ठीक है, कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो लोग हैं वो ही इलेक्ट करके भेज देंगे किसको भेजना है किसको नहीं भेजना। चलो ठीक है। तो ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं हमें। तो यहां तक हमें पता चल गया इलेक्शन कैसा होगा। अब बनी किसके किस रूल के हिसाब से, और पहली बार बात कब करी थी, और ऑफिशियली पहली बार बात कब करी थी वो भी हमें पता चल गया। पहली बार डिमांड कब एक्सेप्ट हुई थी वो भी पता चल गया, और पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नाम कब लिया गया था वो भी पता चल गया। तो अब कराते हैं इनका इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जब इलेक्शन कराते हैं ना हम इसके अंदर, तो इलेक्शन हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर हमारे लोग कितने थे। भाई आज लोकसभा के अंदर भी कुछ प्रिस्क्राइब एक नंबर है जो लोग जाके बैठते हैं। राज्यसभा के अंदर भी प्रिस्क्राइब नंबर है जो लोग जाके बैठते हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा वाले जब दोनों नंबर में बैठते हैं तो वो भी नंबर में बैठते हैं उस टाइम पे। या वैसा तो है नहीं कि देख लो तुम्हारी मर्जी से कि 500 डाल दो, 700 डाल दो, 1000 डाल दो, 2000 डाल दो। तो कुछ नंबर तो डिसाइड करना है ना। जो नंबर हमने डिसाइड किया कि कितने मेंबर्स होंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो नंबर था 389, कि इतने मेंबर आके हमारी संवैधानिक सभा के अंदर बैठेंगे। ठीक है साहब, बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका क्या कराना है, इलेक्शन करा देते हैं। क्यों कराएं इलेक्शन, क्योंकि बोल दिया था ना 1942 में, किसमें, क्रिप्स मिशन में, कि कैसा होगा, इलेक्टेड होगी इनडायरेक्टली लेकिन इलेक्टेड तो होगी। करा दो। तो इलेक्शन हुआ। अब कभी भी क्या होता है कि जब इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन के अंदर सीट्स डिवाइड होती है कि कोई कहाँ की, कोई यूटी की सीट है, कोई अपने डिस्ट्रिक्ट की सीट है, कोई कैसी सीट है, कोई एक अपना
लिमिटेशन होता है कि यहां पर ही आप चुनाव लड़ सकते हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना। तो वैसे ही इसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि पूरे के पूरे 389 जो थे ना वो इलेक्टेड नहीं थे। उसमें से दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे ये, किस किस में। एक तो थे हमारे जो लोग इलेक्टेड थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे, और दूसरे जो टाइप के थे वो थे हमारे नॉमिनेटेड। तो दो लोग कौन कौन से हो गए हमारे, एक तो इलेक्टेड थे एंड दूसरे नॉमिनेटेड थे ब्रिटिश अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पूरे 389 इलेक्टेड नहीं थे। तो अब सवाल आता है कितने कितने थे। तो 296 तो हमारे इलेक्टेड थे, और हमारे बचे 93 जो थे हमारे नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड थे। अब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बंदे वहां पर आएंगे, इलेक्शन का तो हमें पता चल गया कि कौन होगा, इंडायरेक्ट इलेक्शन होगा। बात है नॉमिनेटेड की। नॉमिनेटेड में से जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे ना, प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है कि रियासतें, जो हमारी रियासतें थी। अब रियासतें वो होती हैं जहां पर राजा साहब बैठते हैं। तो वो लोग आएंगे 93 के, जो राजा साहब आएंगे, जो जो राजा साहब के क्षेत्र से आएंगे, राजा के क्षेत्र से आएंगे, ठीक है, जहां पर ब्रिटिशर्स का रूल नहीं है। अब वो राजा के क्षेत्र से जो लोग आएंगे उनको करेगा नॉमिनेट राजा, यानी कि किंग, वहां का वो नॉमिनेट करके भेजेगा जिसको भी उसमें भेजना है। पर एक रूल था इसमें भी, कैच इसमें रूल ये था कि जो राजा जी हैं वो खुद को, यानी कि खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकते, खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकते। किसको कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं, पर आप सब खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकते। तो हमें यह पता चल गया कि 296 तो हमारी इलेक्टेड थी और 93 हमारी नॉमिनेटेड थी। कि इलेक्टेड वाली भी हमें पता चल गई कि 1942 के तहत हम इसको कैसे लेट करेंगे, इनडायरेक्टली। और नॉमिनेटेड वाली भी हमें पता चल गई कि 93 को नॉमिनेट करके भेजेगा किंग। पर इसमें रूल क्या याद रखना है कि किंग खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात एक आती है, जो बात बहुत ध्यान में रखनी जरूरी है। वो बात ध्यान में रखनी ये जरूरी है कि एक कभी कभी स्टेटमेंट आया था बहुत इंपॉर्टेंट, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट वगैरह मैं लिख रहा हूँ ना बीच में, इनको आप थोड़ा ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये सीधी सीधी पूछ ली जाती है पेपर में, ठीक है। तो वो एग्जाम्स दिए हुए हैं तो वो स्टेटमेंट्स याद है, तो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप एकदम से, क्या होता है, या तो अपने सब कुछ किया होता है लेकिन स्टेटमेंट वहां पर टूटती नहीं है और अपने को तोड़ देती है। तो अपने को टूटना नहीं है, अपने को स्टेटमेंट याद रखनी है। अगर आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड, तो यस दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। ओके। अब इसके बाद हम आगे, इलेक्शंस हो गया, सब हो गया। अब हमें देखना था कि 296 में भी सीट हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड थी। वो दो पार्ट कौन से थे, इधर आ जाओ लेफ्ट में आप लोग। एक तो थे हमारे प्रोविंसेस, दूसरे थे हमारे चीफ कमिश्नर। ये बात ध्यान रखना कि हमारे जो 296 की सीटें थी वो भी हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड थी। एक तो थे बिल्कुल प्रोविंसेस जहां पर इनका ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट गवर्नर जनरल के थ्रू राज है, और बाकी थे हमारे चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर हमारे चार थे। तो 292 कितने रह गए हमारे प्रोविंसेस, और चार हमारे क्या रह गए, चीफ कमिश्नर। वो थे दिल्ली, कुर्ग, अजमेर मेरवाड़ा और बलूचिस्तान। तो इसमें स्टेटमेंट में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको अंदर घुसना भी नहीं है, बस ये बात याद रखना कि साहब 389 सीटें थी, कि ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड थी, इलेक्टेड और दूसरा कौन सा, नॉमिनेटेड। उसमें से कितनी कितनी की, 296 हमारे किसमें की, इलेक्शन में, और 93 नॉमिनेशन में। नॉमिनेशन में राजा खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता। और इलेक्शन कैसा होगा, इलेक्शन 1942 के तहत हमारा कैसा होगा, इंडायरेक्ट इलेक्शन होगा, कि ठीक है। उसके बाद एक याद रखना ये भी, अगर दो पार्ट में डिवाइड थी, इसमें से बाकी तो आप क्यों याद रखोगे, या तो 296 में से 292 याद रख लेना, या चार कमिश्नर याद रख लेना। दोनों चीज क्यों याद रखनी है, तो चार कमिश्नर कर लेते हैं हम। पहला कौन सा, दिल्ली, दूसरा कौन सा, अजमेर, तीसरा कौन सा, कुर्ग, और चौथा कौन सा, बलूचिस्तान। तो क्वेश्चन इतना ही आता है कि यार, कि भाई हमारे जो कितने चीफ कमिश्नर थे जब हमारे इलेक्शन हो रहे थे, या फिर हमारी टोटल सीट्स कितनी थी, उसमें से नॉमिनेटेड कितने थे, नॉमिनेट करता कौन है, नॉमिनेटेड में रूल क्या है, और इलेक्शन कैसा था, किस में बोला था, और प्रोविंसेस में कितने थे, और चीफ कमिश्नर कितने थे, कि प्रोविंसेस से कितने लोग आए थे, और चीफ कमिश्नर से कितने आए थे, प्रेसिडेंट से कितने आए थे। तो ये बेसिक होता है कि इलेक्शन कैसा होगा हमारा, ठीक है। तो ऐसा हमारा इलेक्शन हुआ था। अब हुआ था, अब आगे हम देखेंगे कि कितने लोगों पे कितने लोग थे, कैसे इलेक्शन हुआ था, किस किसने कोई काम किया नहीं किया, सब आगे पता चलेगा। पर आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि इलेक्शन कैसे होता है, कैसे होना था। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको, कि 389 तो मेंबर्स हैं, ठीक है सर। इसमें से 296 जो होंगे वो हमारे कैसे होंगे, वो सब इलेक्टेड होंगे। और जो बचे हुए हमारे 93 वो हमारे नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है, नॉमिनेट कर दिए। अब नॉमिनेटेड होंगे तो कौन कहां से आएंगे, वो आएंगे प्रिंसली स्टेट से। अब प्रिंसली स्टेट से आएंगे तो नॉमिनेट कौन करेगा, राजा करेगा। राजा जो करे खुद को कर सकता है, नहीं कर सकता। इलेक्शन कैसा होगा, इंडायरेक्ट होगा। अब इंडायरेक्ट किसने बताया था, 1942 में क्रिप्स मिशन ने बताया था।
एक एक्स्ट्रा बात क्रिप्स मिशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्ड मेंशन था उसमें। अब आ गया जो इसमें भी दो पार्ट कौन से होंगे कि बाकी तो सीटें जितनी बची वो मैथमेटिक्स उस टाइम पे कर लेंगे। हमें इतना पता है कि चार हमारे चीफ कमिश्नर थे, सीसी हमारे चीफ कमिश्नर, दिल्ली था, अजमेर था, कुर्ग था और बलूचिस्तान था। है तो कोई दिक्कत नहीं है तो बता देना भैया, कमेंट सेक्शन में देख लेंगे आपकी भी दिक्कत। ठीक है, अब करवा दे इलेक्शन, करवा दे हैं। चलो इलेक्शन करवा देते, अब इलेक्शन करवा दे। इलेक्शन, आपको पता है कि जब भी इलेक्शन होता है तो किसी स्टेट में तो 25 सीट्स हैं, किसी स्टेट में 100 सीट्स हैं, किसी स्टेट में 200 सीट्स हैं। पता है ना आपको ऐसे, क्योंकि इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि एक पर्टिकुलर राज्य में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां से लोग लड़के आएंगे। तो सवाल ये आता है कि हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड कैसे करते हैं कि भाई कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी है एक स्टेट पे। एरिया देख के करते हैं कि क्या देख के करते हैं? एरिया देखते हैं क्या? हम्म, नहीं, हम देखते हैं पॉपुलेशन। यानी कि आंसर क्या होगा? पॉपुलेशन के बेस पे डिसाइड होता है। तो उस टाइम की पॉपुलेशन के बेस पे जो डिसाइड हुआ वो ये डिसाइड हुआ कि यार 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन पे ना एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक है, कि जितनी भी पॉपुलेशन है तो 10 लाख पे एक होना चाहिए। तो टोटल पॉपुलेशन जब हमने काटी, काट पीट करी, जोड़ाकार गुणाकार भागाकार प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो आंसर ये आया कि टोटल सीटें 389 बनानी है। क्योंकि इसके कैलकुलेशन में ही उतने हमारी पॉपुलेशन है, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन थी उसको हम 10 लाख से डिवाइड कर देंगे अगर, तो इतनी सीटें आ जाएंगी। पृथ्वी बन गई तो 10 लाख पे एक आदमी हो गया हमारा, सिंपल। तो यही पहला स्टेटमेंट आता है कि भी हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो कितने पॉपुलेशन पे इलेक्ट हुए थे? तो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए थे हमारे 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक आदमी। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट। ये मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ, दो बार भी सुन लो यार, तुम बिल्कुल नाराज मत होना, कि संवैधानिक सभा हमारी इनडायरेक्ट इलेक्टेड थी। कैसे कह सकते हैं हम? क्या हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने ना इसमें भी एक 1942 देख लिया था, उसके अंदर हमने क्रिप्स को देख लिया था, उसके अंदर वो बोल गया था क्लियरली कि कैसी होगी, इनडायरेक्टली होगी। अब ये स्टेटमेंट सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बता दो, और बता दो कि और, तो इलेक्ट्रल कोलाज। अब इलेक्ट्रल कोलाज का मतलब क्या होता है? सिंपल, कौन वोट कर सकता है, ये जो व्यक्ति होता है ये इलेक्ट्रल कोलाज होता है। कि जो भी खड़ा हो रहा है वो तो हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, वोट कौन कर रहा है? तो वोट कौन कर सकता है? वोट कर सकता है हमारा जो भी बंदा इलेक्ट्रल कोलाज में, वही व्यक्ति आता है जो वोट कर सकता है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रल कोलाज बता चुका हूं, वही बात दोबारा लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे इलेक्टेड थी? मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। और ये बात भी हमने कहा बता दी थी? हमने सब बता दी थी 1942 में। क्या किसमें? इसमें क्रिप्स मिशन में, इसमें दो बातें करती थी हमने। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? इसी का मतलब है ये कि आप देखो, दो तरह के इलेक्शन होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर वोट आप करते, ध्यान रखना, आप खुद के ऊपर लेके देखो इसको, आप जिसको वोट करते हो वो डायरेक्ट इलेक्शन, जिसको आप वोट नहीं करते वो इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्योंकि आप देखना, कभी आपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शायद नहीं वोट किया होगा, ठीक है, और आपने वीपी के इलेक्शन में नहीं वोट किया होगा। तो यहां पर जहां पर आप वोट नहीं करते ना, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वो आएगा, सब पढ़ेंगे अपने इसके अंदर भी, इलेक्शन कैसा होता है, किस प्रकार का होना चाहिए, कौन जाता है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होती है, फलाना ढिमकाना, सब पढ़ेंगे। अभी के लिए तो देख लो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आप वोट नहीं करते, है ना। इसको आपके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, एमपीज और एमएलए, वो वोट करते हैं। एक बार शॉर्ट टाइम के लिए मान लो, इतना ही कुछ है, आगे डिस्कस कर लेंगे इसको, कि वो वोट करते हैं। तो आप उसको सीधा जाके वोट नहीं करते, ना पी को करते हो यानी कि प्रेसिडेंट को, ना वीपी करते हो, आप करते हो किसको? एमएलए को। आप करते हो किसको? एमपी को, है ना। आप करते हो अपने पार्षदों को। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा म्युनिसिपैलिटी में घुस जाए, अपने थोड़ा सा घुस जाते अंदर आ ही गए, तो म्युनिसिपैलिटी में एक चेयरमैन होता है, तो चेयरमैन को आप वोट नहीं करते। ठीक है, आप पार्षद करते हो, पार्षद मिलकर चेयरमैन करते हैं, यानी चेयरमैन कैसा इलेक्शन हो गया? इनडायरेक्ट, क्योंकि उसको डायरेक्ट वोट नहीं है। तो यहां पर भी हमारा इलेक्शन कैसा था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लोग हैं वही इलेक्ट करेंगे, यानी कि आप, जनता के पास सीधी पावर नहीं थी इलेक्ट करने की। तो हमारी संवैधानिक सभा कैसी थी? इट वाज इनडायरेक्ट इलेक्टेड। और कैसे? क्योंकि इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। दोनों बातें कहां बोली गई? हमारी क्रिप्स मिशन के अंदर। यहां तो कोई दिक्कत शायद मुझे नहीं लगता किसी को कोई होनी चाहिए। ठीक है, अब मैनर ऑफ इलेक्शन, ये भी हम डिस्कस कर चुके, ऊपर बोल गए थे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको थोड़ा सा मैं खोल देता हूं, उसका धागा आपको ध्यान से समझ में आएगा। देखो क्या बातें बोली है इसके अंदर। एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, शॉर्ट में लिख दो इसको, पी आर एस, लिख दिया भाई। अब दूसरा क्या था? एस टीवी, ये रहा ना एस टीवी, तो इसको भी शॉर्ट में लिख दिया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
देखो, वैसे तो आगे बताऊंगा आपको, पर चलो ठीक है भाई, गए यहाँ तक तो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफर बोर्ड क्या है कि जैसे एक बार के लिए आप यूं याद रख लो कि जो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना अपने देश में, चाहे वो किसी का ही हो, कोई भी राम जी श्याम जी का हो, ठीक है, कोई भी राम जी श्याम जी का इनडायरेक्ट इलेक्शन, वो इन्हीं दोनों तरीकों से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, सिंगल ट्रांसफर बोर्ड से। जब राष्ट्रपति हम पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति में आपको एक चीज बताऊंगा मैं, कि हमारा जो वोट, जो भी बंदा वहां वोट डालता है ना, वो वोट क्या करता है, प्रेफरेंस में डालता है। किसमें डालता है, प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस में कैसे, मान लो एक कैंडिडेट, कैंडिडेट नंबर वन, कैंडिडेट नंबर टू और कैंडिडेट नंबर थ्री, तो उसकी जो वोट की वैल्यू होती है मान लो 100 नंबर की है, तो वो बताएगा कि यार मान लो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो इस भाई को, सेकंड हमारे 3 नंबर को, और थर्ड प्रेफरेंस मेरी 2 नंबर को। तो इसके वोट की जो वैल्यू होगी वो लगभग ऐसे बढ़ जाएगी, आप ये मान लो 60, 30 और 10, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसे यूजुअली नहीं होता, पर प्रेफरेंस जरूर डालता है। जब पहला राउंड कंप्लीट होता है, पहले राउंड में जिसके पास अगर 50% प्लस वन वोट आ गए, वो पहले राउंड में जीत गया, कि कोई दिक्कत नहीं है भाई इसके पास पहले। लेकिन बाई डिफॉल्ट उसके पास 40 आए हैं, दूसरे के पास 39 आए हैं, और तीसरे के पास कितने बच गए, 21 बच गए, 21 आए हैं, तो तीसरे राउंड, दूसरे राउंड में 21 वाला बाहर हो जाएगा। फिर अगला फिर राउंड होगा, नेक्स्ट सेकंड राउंड। अब जो सेकंड राउंड में भी अगर किसके पास 50% प्लस वन वोटिंग नहीं आई, तो वो थर्ड राउंड होगा। तो जब तक 50% प्लस वन नहीं आएगा तब तक वो राउंड चलता रहेगा, और उसके बाद उसको राष्ट्रपति, मतलब थर्ड राउंड में फिर वो राष्ट्रपति बन जाता है। ओके, तो यही कुछ रायता सा होता है बस, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। बचता रहना कि जहां पर भी इंटरेक्ट आ गया वहां पर क्या आ जाएंगे, पीआरएस और एसटीवी, क्या आ जाएंगे, पीआरएस एंड एसटीवी। तो हमारी सीए कैसी थी, सीए मैंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो सब आईए थी, आईए ने इंटरेक्ट इलेक्शन। अब उसमें क्या आएगा, एक तो पी आर एस आ जाएगा और साथ में एस टी वी आ जाएगा, शॉर्ट एंड सिंपल। तो ये हमारा मैटर ऑफ इलेक्शन था। अब इसके अंदर कुछ और बातें लिखी हुई है, वो हम देख लेते हैं। देखो, क्या है कि 3 कैटेगरी बनाई गई थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है, 3 कैटेगरीज। कैटेगरीज कौन सी, कि एक तो मुस्लिम्स, एक सिख और एक जनरल। यानी कि इससे एक बात हमें सीधी सीधी पता ही लगती है कि जो रिजर्वेशन है ना, वो किसके पास था, मुस्लिम्स के पास था, एंड सिख के पास, ठीक है। अब सॉरी सॉरी सॉरी, रिजर्वेशन नहीं था यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, रिजर्वेशन कुछ नहीं था उनके पास। ये बताया कि 3 कैटेगरीज बनाई गई थी। अब 3 कैटेगरीज कैसे, कि कौन कौन लोग इसमें चुनाव लड़ेंगे, मतलब सीटें किस किस की कैसी हैं, कि देखो मतलब कितनी टाइप के लोगों ने चुनाव लड़ा था। एक तो जनरल ने लड़ा था, और दूसरा सिक्स ने लड़ा था, और मुस्लिम ने लड़ा था, ठीक है, मुस्लिम ने लड़ा था। अब इन लोगों ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था कि जनरल से कौन लोग आएंगे, सिख से कौन लोग आएंगे, और मुस्लिम से कौन लोग आएंगे, ठीक है। अब मुस्लिम से जो जो एरिया रिजर्व किए गए थे जहां पर वो लोग चुनाव लड़ेंगे, वो था 78 जगह। सिक्स के लिए की गई थी 4 जगह, और बाकी बची 210 जगह, ठीक है। कि यानी कि हमें 296 सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्योंकि बाकी 292 पर, क्योंकि +4 कर देंगे, 4 तो हमारी चीफ कमिश्नरेट ही है, तो चुनाव तो हमें 292 पे लड़ना है। तो 292 में से जो 210 सीटें थी, उस पर तो जनरल सीटें थी, उस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। 4 सीटें वो थी जिसमें सिक्स चुनाव लड़ सकते हैं, और 78 सीटें वो थी जहां से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ ऐसा कंसेप्ट, ठीक है। अब 78 वाली पर दूसरा बंदा चुनाव नहीं लड़ सकता, सिर्फ मुस्लिम लड़ेंगे, ठीक है। सिख वाली पर जो है 4 सीटें, उस पर सिर्फ सिक्स चुनाव लड़ेंगे, और जनरल पर कोई भी लड़ सकता है। जनरल पर एक जनरल व्यक्ति भी लड़ सकता है, एक सिख भी लड़ सकता है, एक मुस्लिम भी लड़ सकता है। देखो यार, ये मेरा ना बिना देखे पढ़ाने का फर्स्ट टाइम है, कि जब मैं बोले जा रहा हूँ, बस मेरे सामने कोई है नहीं, कोई किसी को मेरे से कोई रिस्पॉन्स नहीं, रिप्लाई नहीं आ रहा। इट विल जस्ट टेक जस्ट 2 to 3 days, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। बाकी एक बात की मैं श्योरिटी देता हूँ, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, जो आपको प्रीलिम्स निकालने में मदद करेंगे, आपको एक फैक्ट समझने में मदद करेंगे, वो यहीं से आपको काफी कुछ मिल जाएगा। काफी आगे समझ लो 85 to 90% हेल्प आपकी यहीं से हो जाएगी। तो थोड़ा सा बस टाइम लगेगा मेरे को, क्योंकि मेरा बिल्कुल ही फर्स्ट लेक्चर है, जब मैं बिना देखे कुछ बोल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं देख लूंगा, और आपको बिल्कुल एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं रिप्लाई कर दूंगा। और फिर भी अगर बहुत लोगों का सेम ही डाउट होता है, तो अपने उस पर एक क्लियर कट वीडियो बना देंगे, और सेक्शन को दोबारा पढ़ा देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये सिस्टम। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन डन हो गया, डन। अब इसके बाद आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि जो फैक्ट है, एक और की क्लियर फैक्ट आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, कि कौन सी असेंबली कब इलेक्ट हुई थी, तो जुलाई अगस्त 1946 में, ध्यान रखना। अब भाई
जुलाई अगस्त तो ठीक है, 1946 कहां से आ गया? क्योंकि हम 1946 में तो पढ़ रहे हैं कि जब एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उस कैबिनेट मिशन प्लान ने ही रिकमेंडेशन दी थी, अप्रूव करी थी हमारी कि चलो ठीक है तुम लोग सीए बना लो, उसी के बेस पर तो हुआ था। तो वो 1946 में आया था और इलेक्शन कब हो गए थे? जुलाई अगस्त 1946 के अंदर। ये बस एक फैक्ट है, याद रखने वाली बात है, इसके अंदर कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब आता है कि हमारी जो देखो, अब 210 सीटें थी ना हमारी, 210, ठीक है, किसकी थी? जनरल की। चार किसकी थी? सिख की। और 78 किसकी थी? हमारी मुस्लिम की। अब आता है कि इसमें से चुनाव कैसे कैसे किसने जीता, कि 208 सीटों पर तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, ठीक है, कांग्रेस पार्टी। जैसे अब ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे दिया हुआ है ना, ये वाला, इस डिस्क्रिप्शन में इन्हीं 208 लोगों के बारे में बताया हुआ है, अलग कुछ नहीं है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि ये 208 कौन है, वो 78 कौन थे, 210 कौन थे, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना कि भाई 208 सीटों पे कांग्रेस जीती। अब हम बात कर रहे हैं पार्टी वाइज, अब हम बात करें पार्टी वाइज कि कौन सी पार्टी और कौन से निर्दलीय इंडिविजुअल्स चुनाव जीत गए थे, वो देख रहे हैं, ठीक है। किसके लिए क्या वहां पर रिजर्व था, कि कौन से इलेक्टोरेट उनका अलग था, वो था, तो वो था सारा हमारा मुस्लिम्स का कौन सा था, चार सिक्स के थे और 210 जनरल के थे, ठीक है। अब ये जो हमने देखा कि 208 कांग्रेस के लोग जीत के आगे, इसमें से जनरल सीट पे चुनाव जीते थे वो हो गए हमारे 199। सिक्स जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो जीते थे तीन लोग, मुस्लिम जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो जीते थे तीन लोग, और हमारे जो तीन चीफ कमिश्नर्स थे उसमें से भी जीते हमारे तीन लोग। तो इनका आप टोटल मारोगे तो 208 लोग आएंगे, और ये 208 के 208 कांग्रेस से थे। आंसर क्वेश्चन जो पेपर का आता है वो ये आता है कि कांग्रेस पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितनी सीटें जीती, तो बड़े बड़े आंसर नंबरों में वहां पर लिखा होगा 208, उसको टिक कर देना, ठीक है। अब एक कांग्रेस पार्टी थी हमारी, अगर हम पार्टी के तौर पे बात करें तो दूसरी पार्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो उस टाइम पे और सेकंड डोमिनेंट पार्टी, तो उसका नाम था मुस्लिम लीग, ठीक है। अब मुस्लिम लीग क्या जीती? 73 सीट्स जीती, 73 सीट्स कौन जीती? मुस्लिम लीग जीती, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखना कि 73 सीटें जीती है, अब ये मुस्लिम लीग ने जीती है, ठीक है। और वो जो ऊपर वाला हमारा रिजर्वेशन था कि यहां पर सिर्फ मुस्लिम ही खड़े होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजर्वेशन था, उसमें कांग्रेस का भी मुस्लिम खड़ा हो सकता है और मुस्लिम लीग का भी मुस्लिम खड़ा हो सकता है, मुस्लिम खड़ा होगा बस। लेकिन पार्टी के तौर पे बात करें तो हमारी कांग्रेस कितनी जीत की? 208, ये रही कांग्रेस, और हमारी मुस्लिम लीग कितनी जीत की? 73, 73 जीत की। अब एक फैक्ट है, ये भी याद रखने का होता है कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि यार महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन सी सीट से जीत कर आए थे? तो आंसर होगा नन, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, डिडंट कंटेस्ट फॉर इलेक्शन, महात्मा गांधी जी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक दूसरा व्यक्ति और याद रख लेना, मोहम्मद अली जिन्ना, जो संस्थापक बने थे अपनी जान में, तो उसके अपने मुस्लिम लीग के, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये बस एक फैक्ट है, इसको याद रखना है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इलेक्शन नहीं लड़ा था, उनका कोई लेना देना नहीं था। एक और फैक्ट है दूसरा, कि जो हमारे जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, दोनों ने बाद में संवैधानिक सभा से रिजाइन कर दिया था। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने बाद में दोनों ने संवैधानिक सभा से रिजाइन कर दिया था। यह भी फैक्ट याद रख लेना कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि यार इनमें से ऐसा कौन है जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिजाइन कर गया था, रिजाइन कर गया था। उसमें दिया होता है कि जेपी नारायण थे, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू थे, ठीक है, या तीसरा एक्सवाइजेड और नाम आ जाएगा कि भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उसके बाद चौथा दे देंगे कि भी ए और बी दोनों थे। तो वो आपको पता होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू दोनों हमारे क्या कर गए थे? रिजाइन कर गए थे। कहां से? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से वो लोग क्या कर गए थे? रिजाइन कर गए थे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, शायद मेरे हिसाब से आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो कोई यूजुअल बात ही है, इसमें क्या कोई नई बात समझने लायक नहीं है कि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जस्ट आफ्टर द सी इलेक्शन। कि इसमें ये लिखा है कि मुस्लिम लीग कहता कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन हुए और रिजल्ट सामने आए तो कहते कि बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। जिन्ना साहब का ये कहना था कि जो कांग्रेस है ना, वो कांग्रेस क्या कर रही है, वो जो भी मुस्लिम एरियाज है, ठीक है, मुस्लिम एरियाज है वहां पर एट्रोसिटी कर रही है, वहां पर एट्रोसिटीज कर रही है, कि जो भी मुस्लिम एरियाज है वहां पर हमारी कांग्रेस क्या कर रही है? एट्रोसिटीज कर रही है, यानी जुर्म ढा रही है मुस्लिम। तो हम जो लोग हैं मुस्लिम लीग वाले, और मैं स्पेशली जिन्हा, मैं क्या करता हूं, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बगावत करता हूं। मुझे ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मंजूर नहीं करनी थी। अब इन्होंने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि सीटें देखो ना अब कितनी आई है मुस्लिम लीग को, 73। भाई मैं ज्यादा अपेक्षा नहीं कर रहा कि यार आप लोगों को पता होगा कि
इलेक्शन हमारे एमएलए का भी कैसे होता है, नहीं होता, कोई बात नहीं, किसी को होगा भी किसी को नहीं होगा, जब पढ़ेंगे पढ़ लेंगे। पर आपको इतना पता होगा कि कोई भी जगह पे मेजोरिटी के लिए इतने परसेंट वोट तो चाहिए होते हैं, है ना। मुस्लिम लीग की सीटें देख लो, ये सीटें लाई थी मुस्लिम लीग, और हमारी टोटल सीटें कितनी थी? होता है क्या इसका 50%? नहीं हो रहा। तो इनको बोला कि हमारे तो कोई चलने ही नहीं देगा वहां पे, है, हमारी तो क्या है, कोई पूछेगा ही नहीं। तो इन्हें कहा पूछेगा नहीं तो बेइज्जती होने से पहले अच्छा है कि अब बाद में लोग इंसल्ट करेंगे हमारी आके, तो एक बार अभी बाहर हो जाते हैं। तो बाहर कैसे हो, ऐसे होंगे तो और बेइज्जती होगी, तो बगावत कर दो। तो ये बेसिकली जिन्ना साहब का रीजन था कि मुझे तो कोई पूछेगा नहीं, तो इस समय बगावत ही कर दूं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी। तो इलेक्शन इलेक्शन हो गया, सब कुछ इलेक्शन डन हो गया सब, ठीक है। अब हमने सब पता चल गया हमें कि इलेक्शन हो गया, हमारे लोग आके बैठ गए, डब्बा वब्बा रख दिए वहां पे सारे, स्पीकर वगैरह अपने पहुंचने वाले हैं अभी तक वहां पर, लेकिन हमारी संवैधानिक सभा बन गई है। तो हम कुछ बेसिक देख लेते हैं कि संवैधानिक सभा के बारे में क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, सॉरी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि पार्शली नॉमिनेटेड भी थी, ठीक है। क्या पूरी इलेक्टेड थी कि नहीं साहब, पूरी इलेक्टेड नहीं थी। कितने लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव आया था? तो क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा 10 लाख, ठीक है। उसमें से फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेंबर कितने थे? तो 389। आगे बाइफरकेशन आपको पता ही है कि 296 एक जगह जाएंगे और 93 एक जगह जाएंगे। उसमें से हमारे जो है वो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होके आएंगे। रूल आपको पता ही है कि उसके अंदर राजा खुद नॉमिनेट नहीं कर सकता। 296 में से हमें पता है कि चार हमारे कौन से, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, और बाकी हमारे कैसे थे? सब हमारे कैसे थे? इलेक्टेड थे, ठीक है। अभी इनडायरेक्टली वाली बात किसने करी थी? 1942 में क्रिप्स ने करी थी। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से चुन के आएंगे, वो भी बात किसने करी थी? वो भी क्रिप्स ने करी थी। हमारी कौन सी असेंबली इलेक्शन हुआ कब था? तो हुआ था भाई साहब जुलाई एंड अगस्त में, ठीक है। अभी 1946 में क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आ गया था। हाँ, तो इस प्लान की रिकमेंडेशन पर हमने सारा इसको इसको बनाया था। इलेक्शन हो गए तो कांग्रेस हमारी 208 सीटें जीती थी, ठीक है। 73 हमारी मुस्लिम लीग जीती थी, ठीक है। अब उसके बाद 208 में से कांग्रेस का देखा जाए तो 199 थी जनरल की, उसके बाद तीन थी, फिर तीन थी, फिर तीन थी, तो आप देख लेना कौन सी थी, ठीक है। तो ये हमारी सीटें हो गई थी। अब बाकी अगर इनका टोटल मारेंगे 200, 389 नहीं आता, इनका टोटल मारेंगे तो 296 नहीं आता, क्योंकि बाकी कुछ जगहों पर इंडिविजुअल जो लोग होते हैं ना, जिनको हम निर्दलीय कहते हैं, वो लोग जीते थे। वो इतने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं कोई कॉपी नहीं भरवाना चाहता बेफालतू आपकी। तो वो बाकी लोग इंडिविजुअल्स थे, इसलिए करके 296 हो गए थे, ठीक है। उसके बाद हमें यह पता चलता है कि महात्मा गांधी जी ने और हमारे जिन्ना साहब ने, क्योंकि दोनों अपने अपने फादर ऑफ नेशन है, अपने अपने नेशंस के, तो इन दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इलेक्शन नहीं लड़ा था, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं गए थे। क्वेश्चन आ जाए कि जेपी नारायण है और हमारे तेज बहादुर सप्रू हैं, तेज बहादुर सप्रू, तो इन लोगों का भी काम डन था कि भी इन्होंने बाद में रिजाइन कर दिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भाग नहीं बने रहेंगे। तो ये सब चीजें हैं, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। इसको अपने कल या परसों तक पूरा कर देंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इससे बाहर ऐसी कोई चीज नहीं है कि कुछ चला जाए आपसे पूछ ले कि यार बस भगवान जाने किसको खांसी आ गई थी, किसको बेहोश हो गया था, कौन पहली बार बैठा था। आगे जो आएगा, मतलब अब तक ऐसा कुछ नहीं था कि जो आपको इससे बार पूछ लेंगे। आगे मीटिंग्स होगी, अब हम मीटिंग्स पढ़ेंगे इसकी, कि भी संविधान की पहली मीटिंग कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, पहली में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ, कौन आया कौन गया, संवैधानिक सभा का स्पीकर कौन बना, टेम्पररी कौन बना, परमानेंट कौन बना, कहां से कहा आया। और इसके अलावा इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब जो रीजनल चीजें होती है ना, रीजनल, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टेट पीसेस दे रहे हो, तो उसमें जरूर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि यार पर्टिकुलर स्टेट से कितने मेंबर थे, पर्टिकुलर स्टेट से कितने मेंबर थे। कि यार राजस्थान का अगर आप दे रहे हो तो पूछ लेंगे कि राजस्थान से कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। हरियाणा का आप दे रहे हो तो पूछ लेंगे कि हरियाणा से कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और आप दे रहे हो यूपी का तो पूछ लेंगे यूपी से कितने थे, ठीक है। आगे जो भी इंपॉर्टेंट आएगा कि विमेन थी नहीं थी कितनी थी, वो सब मैं करवाऊंगा, पर स्टेट रीजनल वाला ध्यान रखना कि अगर आप पेपर दे रहे हो तो इतना जरूर पता होना चाहिए कि राजस्थान से कितने लोग वहां पर बैठने गए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, हरियाणा से कितने थे, यूपी से कितने थे, जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट है। फिर भी ये जो मेजर मेजर कोई 4 या 5 रखते रखते स्टेट्स हैं, 4 या 5, इनके तो मैं आपको जब पीसीएस का एग्जाम आएगा या कोई और एग्जाम आएगा या फिर थोड़ा टाइम में मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि कौन सा कहां से कितना था, वही पूछेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, क्योंकि ना यार पेपर वेपर निकालना तो ठीक है, चलो अच्छी बात है, इसके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है, वो होती है स्मार्ट स्टडी। क्या पढ़ना है ये नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, क्या नहीं पढ़ना है इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये सागर है, आप कोई एक किताब उठा लो, जरूरी नहीं है, मेरी बात सुनो, अगर 2016 में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका मतलब नहीं है कि वो 17 में भी आएगा, 18 में भी आएगा, 19 में भी आएगा, 20 में भी आएगा। और 2016 में वो जो क्वेश्चन था वो कोई एक बुक में था,
बाई चांस, और आप वो बुक उठा लो, और बुक है 300 पन्नों की, और 300 पन्नों की किताब पढ़ने बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि 2016 में क्वेश्चन आ गए थे, बेवकूफी है, ऐसा नहीं करना। ठीक है? तो ये जो अब तक आपको पढ़ाया है, मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। फैक्ट इससे बार कुछ नहीं कहा। फिर भी अगर कोई है, ठीक है, कोई पेपर बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बार बार पूछा जा रहा है, या बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको, डोंट वरी, एग्जाम टाइम पे सब दूंगा आपको, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स भी दे दिए जाएंगे, जिसमें लिखा होगा कि यार ये फैक्ट तो याद ही करके जाना, ये चल रहा है बहुत मार्केट में। तो अब तक के लिए इतना। बाकी अब बाद में देखेंगे हमारी मीटिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि संवैधानिक सभा की मीटिंग पहली कब हुई, दूसरी कब हुई, दूसरे में कौन आया, तीसरे में कौन आया, क्या बातें करी, क्या बातें नहीं करी। और अब तक के अगले वीडियो में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ तक हो, जुड़े हो अब तक, तो भाई साहब थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार आप सबका। ऐसे ही बने रहे, फायदा 100% होगा। ये सब कुछ फ्री है, और ये प्रॉपर नोट्स हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इन नोट्स में मिल जाएगा पर बाहर कहीं मिल जाए, इन नोट्स में नहीं मिलेगा, बाहर कहीं मिल जाएगा कि यार तेरा फैक्ट रह गया, ये भाई आपने ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। डोंट वरी, बिल्कुल सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ। अब फिर भी आप एक आधा चीज के भी डूबना चाहते हो तो बात अलग है, पर इसके अंदर सब कुछ है, और कंप्लीटली फ्री है। कुछ नहीं, इसके पैसे वैसे कुछ नहीं है। नोट्स बनाओ, मजे मारो, और ठीक है। थैंक यू वेरी मच।